नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में युवाओं के हाथों में होगा राजनीतिक दलों का भविष्य। राज्य में युवा वोटर्स की संख्या में हुआ इजाफा। सियासी दलों के एजेंडे में युवा वोट बैंक पर टिकी सबकी नजर। आम बजट की तैयारी में जुटी धामी सरकार। जनता से लिए जा रहे सुझाव कुमाऊं मंडल में होगा कार्यक्रम। आम जनता के अनुरूप पेश किया जाएगा आम बजट। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में हुई इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर हुआ मंथन। भाजपा की प्रतिक्रिया। बीजेपी से मुकाबले के लिए विपक्षी हो रहे तैयार। और मसूरी में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान सामने आई पुलिस कर्मियों की लापरवाही। 2 दरोगा को किया सस्पेंड। आरोपी ने किया चौंकाने वाला खुलासा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में चुनावी भविष्य युवाओं के हाथों में होगा और इसकी वजह यह है कि राज्य में युवा वोटर्स की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट के हिसाब से राज्य में 1 लाख से ज्यादा युवा मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में राजनीतिक दलों की किस्मत और चुनावी भविष्य युवाओं के हाथों में होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में युवा मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी की गई लिस्ट के मुताबिक उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या 82,37,423 पहुंच गई है। इस बार 99,922 मतदाता बढ़े हैं, जिसमें 18 से 19 साल के 1,29,062 युवा मतदाता है जो पहली बार मतदान करेंगे। 20 से 29 साल के 16,59,290 वोटर्स हैं, जबकि 30 से 39 साल के 22,44,926 वोटर्स हैं। 40 से 49 आयु वर्ग के मतदाताओं का आंकड़ा 17,04,530 है। 50 से 59 के बीच का आंकड़ा 11,86,686 है, तो वहीं 60 से 69 साल के 7,50,563 मतदाता है, जबकि 70 से 79 के बीच का यही आंकड़ा 4,14,114 बैठता है। राज्य में 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 1,54,259 है। 100 साल से अधिक उम्र के मतदाता सिर्फ 1,411 है, जिसमें 853 महिलाएं और 558 पुरुष है, जबकि दिव्यांग वोटरों की संख्या 69,974 है। राज्य में 42,70,597 पुरुष और 39,72,540 महिला वोटर है, जबकि 286 ट्रांसजेंडर है। प्रदेश में सबसे अधिक देहरादून जिले में 15,30,939 मतदाता है, जबकि रुद्रप्रयाग जिले में सबसे कम 1,94,342 मतदाता है। टोटल मतदाता है 82,43,423 है। इनमें से मेल मतदाता है 42,70,597, फीमेल मतदाता 39,72,540, ट्रांसजेंडर 286 है। सबसे महत्वपूर्ण 18 to 19 ईयर्स है, इसको हम लोग 1,29,062 है। इसी प्रकार का आपका 20 से 29 ये ग्रुप भी बहुत इम्पोर्टेंट ग्रुप है। अब केवल 18 से 39 साल के युवा वर्ग के मतदाताओं का आंकड़ा अगर देखा जाए तो 40,33,278 मतदाता युवा है, जो कि 50% के लगभग बैठता है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि जिस तरीके से युवाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज देखने को मिलता है और सीएम धामी भी युवाओं का भरोसा जीत रहे हैं, ऐसे में युवा मतदाता भारतीय जनता पार्टी को ही मतदान करेंगे। पार्टी ने तय किया कि हम लोग युवा मोर्चे के माध्यम से उन युवाओं के साथ सम्मेलन हम लोग करेंगे और उनको जागृत करेंगे। पहली बात तो वो वोट डालें, और दूसरा निश्चित रूप से जिस प्रकार से माननीय मोदी जी विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरे देश के अंदर विकास कर रहे हैं, इधर हमारे धामी साहब विकास की तरफ काम कर रहे हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से, और मैं ऐसा महसूस भी करता हूँ
कि युवाओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। वहीं कांग्रेस का भी कहना है कि उत्तराखंड में युवाओं के हित की आवाज बनकर कांग्रेस खड़ी नजर आई है, इसलिए उत्तराखंड का युवा कांग्रेस के साथ है और लोकसभा चुनाव में युवा मतदाता कांग्रेस को ही वोट करेंगे। कांग्रेस जो युवाओं पर नजर रखी है, हम उनके जो SSSC भर्ती घोटाले से लेकर पटवारी पेपर लीक को लेकर जो परेशान थे युवा, हम उनके साथ खड़े रहे, उनके आंदोलनों में साथ रहे। हम अंकिता भंडारी मर्डर केस में VIP के नाम के लिए लगे रहे। ये सब युवाओं के मुद्दे हैं और बीजेपी उन पर लाठी चलाती रही, उन पर 307 लगाने की कोशिश करती रही। ये बीजेपी के मुद्दे हैं। आज बीजेपी की सरकार में लगातार बेरोजगारी बढ़ी है और हमारी जो व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हुई है। तो युवा, मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस के साथ होगा। जिस तरीके से इन्होंने कोरोना वॉरियर्स के साथ बिहेव किया, जिस तरीके से इन्होंने SSSC भर्ती घोटाले में इनके हाकम सिंह पकड़े गए, इनके मंडल अध्यक्ष पकड़े गए, उन चीजों से लगता है कि युवा कांग्रेस के साथ रहेगा और इस बार एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। बहरहाल नई मतदाता लिस्ट के हिसाब से राज्य का चुनावी भविष्य काफी हद तक युवाओं के हाथ में रहेगा। मतदाता लिस्ट के हिसाब से 18 से 39 साल की आयु सीमा वाले सबसे ज्यादा वोटर्स हैं। इस तरह युवा वोटर चुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर होगा। बता दें कि सियासी दलों को युवाओं के इस वोट बैंक की पहले से ही भनक है। इस वोट बैंक पर सेंध लगाने के लिए भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों ने खास रणनीति बनाई है। अब देखना यह होगा कि युवा वोटर्स का सबसे ज्यादा फायदा किस राजनीतिक दल को मिलता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के आम बजट को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा आम जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं, जिसके तहत सीएम आवास में भी आम जनता से सुझाव लिए गए, तो वहीं अब कुमाऊं मंडल में भी जनता से सुझाव लिए जाने हैं, जिसको लेकर कार्यक्रम आयोजित होगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि आम जनता मेल और व्हाट्सएप के नंबर के जरिए भी अपनी राय दे सकते हैं। आम जनता के अनुरूप ही आम बजट को पेश किया जाना है। ये जनता का बजट जनता के द्वारा और सरकार भी जनता की, उस नाते हम लोग प्रस्तुत करेंगे। उसमें चाहे जेंडर बजट की बात होगी, चाहे कृषि से संबंधित होगी या अन्य जो भी हमारे युवा साथी हैं। और वैसे भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 4 स्तंभों की उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा गरीब, युवा, महिला और किसान, और इनको फोकस करते हुए इन पे विशेष हम लोग कोशिश करेंगे और इस बजट में भी हम अच्छा फिर से एक बजट लाने का प्रयास। वहीं राजधानी देहरादून में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक हुई है। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति पर चर्चा की गई। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि इंडिया गठबंधन केंद्र सरकार की उन सभी पॉलिसी का विरोध करता है जिससे देश कमजोर हो रहा है। करण महारा ने कहा कि आज देश में धर्म के नाम पर सिर्फ नफरत फैलाई जा रही है। आपको बता दें कि करण महारा ने आगामी चुनाव में सीट शेयरिंग के सवाल पर कहा कि यह आला कमान तय करेगा। इस लेवल पे नहीं होती। सीट शेयरिंग का जो भी मामला होगा वो हमारा हाई कमान और इन लोगों के जो हाई कमान है वो तय करते हैं। लेकिन अपनी स्टेट की जो परिस्थिति स्थिति है सबको पता है किसका कितना वोट शेयर है। बीजेपी के अगेंस्ट जिसका मैक्सिमम वोट शेयर होगा और जो बीजेपी को जिस स्टेट में हराने की स्थिति में होगा उसके साथ हम सब लोग मिलकर खड़े होंगे। उधर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्ष दलों की हुई बैठक पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा जैसी शक्तिशाली पार्टी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दल एक होने को मजबूर है। प्रेमचंद अग्रवाल का यह भी मानना है कि इससे विपक्षी दलों को कोई फायदा नहीं होगा। और आप देखिए जो वातावरण देश के अंदर आज है, चाहे विकास को लेकर हो और चाहे हमारे यहाँ मोदी जी का जिस प्रकार से काम करने की शैली है, जो काम उन्होंने किए हैं और यहाँ हमारी सरकार काम कर रही है, तो आप कितने भी ये गठबंधन कर लें, पहली बात तो इनका यही तय नहीं होगा कि लड़ेगा कौन, इनका नेता है कौन। ऊपर यदि बात करें तो इनका प्रधानमंत्री का दावेदार है कौन, इनकी नीति क्या है, इनका ड्राफ्ट क्या है, यानी कि जो सामूहिक ड्राफ्ट ये बनाते हैं। तो कितने गठबंधन कर लें। उत्तराखंड में तो जिस प्रकार से 2014, 2019, अब हमारा ये प्रयास है कि 5 लाख मार्जिन से हम एक सीट जीते, गठबंधन करते रहे। वहीं चंपावत दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोहाघाट के ईजड़ा गांव पहुंचे, जहां सीएम धामी ने चंपावत भाजपा जिला के अध्यक्ष निर्मल मेहरा के आवास पर पहुंचकर पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हयात सिंह मेहरा के निधन पर शोक व्यक्त किया। इसके साथ ही उनके परिजनों का ढाढस बंधाया। सीएम धामी ने कहा कि भाजपा नेता स्वर्गीय हयात सिंह मेहरा जुझारू योद्धा थे। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में भाजपा संगठन मेहरा परिवार के साथ खड़ी है। आपको बता दें कि सीएम धामी के साथ महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी मौजूद रहे। वहीं वापस लौटते समय ग्रामीणों से भी मुलाकात की और इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं से भी रूबरू होने के बाद उनकी समस्याओं के समाधान का निर्देश भी दिया है। हमारे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की रेड की तरह से मेरे सामने मेरे साथ उन्होंने लंबे समय तक यानी मृत्यु से पहले तक साथ साथ काम किया है और मुझे दुख होता है। मेरे उससे उम्र में 10 साल से भी ज़्यादा छोटे थे, वो चले गए, बड़ा कष्ट होता है। हमारे जब उत्तर प्रदेश था, सारे उत्तर प्रदेश में अकेला किसी जिला कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष जनसंघ का होता था, वो हमारे हयात सिंह जी थे। वो एक एक चीज़ जानते थे और बड़ी मेहनत करते थे और ऐसे बड़े कार्यकर्ता के, अच्छे कार्यकर्ता के जाने से हम सब दुखी हैं। वहीं रुड़की के मंगलोर में कांग्रेस का दामन छोड़ बसपा में शामिल हुए मरगूब कुरैशी ने एक बार फिर अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। मरगूब कुरैशी ने बताया कि उन्हें पार्टी में शामिल होने के बाद कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा उन्हें मंगलोर में कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मरगूब कुरैशी ने दावा किया है कि मंगलोर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की है। छोटी छोटी चीज़ें, नाराज़गियाँ, ये सब चलती रहती हैं। बहुत बड़ा परिवार है, कांग्रेस एक समंदर है। देश में लगभग 60-65 साल कांग्रेस ने राज किया है, सरकार चली है और फिर उम्मीद है कि जैसे माननीय राहुल गांधी जी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं पूरे देश की, तो उम्मीद है फिर वापसी कांग्रेस होगी इंशाल्लाह। वहीं मसूरी में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस कर्मियों की लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते 2 दरोगाओं को सस्पेंड किया गया है। दरअसल मामला देहरादून में पुल के नीचे से घायल मिली महिला से जुड़ा है। घायल मिली महिला की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस जुटी हुई थी और इसी के दौरान पुलिस के सामने महिला के पति का भी नाम सामने आया, जिसके बाद उसकी तलाश की जा रही थी और इस तलाश के दौरान पुलिस मसूरी होटल पहुंची, जहां छापेमारी के दौरान आरोपी शुभम ने पुलिस पर हमला किया, जिसमें एक दरोगा घायल भी हो गया, मगर अन्य पुलिस कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई में फायर तक नहीं कर पाए। पकड़े जाने के बाद आरोपी ने चौंकाने वाला भी खुलासा किया है, जिसमें सामने आया कि पिता की हत्या की बात जब आरोपी की पत्नी को पता चली तो उसके बाद आरोपी ने अपनी पत्नी को मारने की भी साजिश रच डाली। देखिए, लापरवाही का स्तर इसलिए मानते हैं कि जिस तरह से हमारे कर्मी को इंजरी हुई है, एकदम प्राणघातक हमला किया गया। अगर पहले से इन्फॉर्मेशन ना होती तो एक हो सकता है कि घटना को मानते, लेकिन चूंकि इन्फॉर्मेशन थी इसमें कि जिस तरह से अपनी बीवी को अभियुक्त द्वारा गोली मारी गई है, तो कहीं ना कहीं उसका वेपन की जानकारी थी कि उसका वेपन हो सकता है। साथ ही साथ जो हमें इनपुट सोनीपत से मिले थे कि उनके फादर भी गायब है, संदिग्ध परिस्थितियों में केस रजिस्टर्ड है, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं शातिर व्यक्ति हो सकता है और वेपन है, तो कोई भी घटना आदमी ऐसी कारित कर सकता है। चूंकि सारी जानकारी होने के बाद, ब्रीफिंग करने के बाद भी और वहां जाने के बाद लोकल पुलिस को अगर और सपोर्ट लेकर कुछ कॉर्डन ऑफ करते, कुछ और प्रिवेंशन करते, तो इस तरह की घटना शायद ना होती। लेकिन जिन परिस्थितियों में हुई है उसको देखते हुए भविष्य में भी सभी को निर्देश जारी किए गए। साथ ही साथ लापरवाही ये दिखती है कि जब आपको पता है कि सामने जो अभियुक्त है उसके पास वेपन हो सकता है, वो कोई हमला कर सकता है, तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की जरूरत रखनी चाहिए थी और जो नहीं रखा गया। और साथ ही साथ जो जवाबी कार्रवाई होती है पुलिस की, अगर कोई घटना हुई है तो उसमें रिएक्शन टाइम जो पुलिस का था वो भी काफ़ी स्लो पाया गया। इन सभी चीज़ों का परीक्षण करने के बाद ही इसमें 2 लोग को दंडित किया गया। वहीं हल्द्वानी में एसएसपी प्रहलाद मीणा ने 34वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके चलते लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान एसएसपी प्रहलाद मीणा ने कहा कि लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट और विद्यालयों में छात्रों को जागरूक करेगी। देखिए, जो हमारा सड़क सुरक्षा माह है, इसमें हम जगह जगह अलग अलग तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। आज इसी क्रम में हल्द्वानी में एक वाहन रैली निकाली गई है, लेकिन इसी के साथ जैसे युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके जो इंस्टीट्यूट है वहाँ जाके हम इनको ट्रैफिक रूल्स के बारे में जागरूक करें। और इसके साथ हम सोशल मीडिया का भी प्रयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम समय समय पर कुछ ऐसे फ़ोटोज और वीडियो डालते रहते हैं जिससे लोगों को अवेयर किया जा सके। वहीं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले और भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर मंगलवार की दोपहर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर यहां से मसूरी के लिए रवाना हुए। जानकारी के मुताबिक उनके साथ उनकी पत्नी और बेटी एक दिन पहले ही मसूरी आए हैं। वहीं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सचिन को देखकर उनके फैंस काफी खुश नजर आए।
वहीं लोहाघाट में मंगलवार को राम भक्तों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर कार्यवाहक मुकेश भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि अयोध्या में हुए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई। कि हम सभी को विदित है, कल प्रभु श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया गया और उसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज लोहाघाट नगर में सभी सनातन धर्मी, सभी राम भक्त के द्वारा, सभी सामाजिक संगठनों के द्वारा मिलजुल कर एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में माताओं, बहनों, बुजुर्गों, युवा साथियों ने सबने प्रतिभाग किया। वहीं देहरादून में नवजात बच्ची को बैग में बंद कर कूड़े में फेंकने वाले माता पिता के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। नवजात बच्ची का दून अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसकी देखभाल के लिए अस्पताल में महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है। दरअसल 18 जनवरी को रायपुर स्थित महाराणा प्रताप चौक से माल देवता के बीच कचरे के डिब्बे के पास एक झाड़ी में एक बैग मिला था और इस बैग में एक नवजात बच्ची थी, जिसका इलाज अब अस्पताल में चल रहा है। 18 तारीख को सूचना मिली थी कि महाराणा प्रताप चौक के पास एक कचरे के डिब्बे में एक बैग पड़ा हुआ है संदिग्ध अवस्था में। जब पुलिस ने वहां चेक किया तो उसमें एक नवजात बच्चा जो है उसमें मिला था। चूंकि बच्चे की सांस चल रही थी, उसको तत्काल पुलिस द्वारा जो है हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जब पूरी जानकारी की गई तो बच्चा किसी बीमारी से ग्रसित पाया गया था, जिसके कारण उसका पूरा डेवलपमेंट शरीर का नहीं हुआ था। लेकिन चूंकि उसको जब इलाज किया गया तो डॉक्टर्स द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व ही वहाँ पर एक डिलीवरी हुई थी, जिसमें ऐसे ही बच्चे को जो है प्रॉब्लम थी। तो इसके आधार पर जब पूरी जांच की गई तो उसके आधार पर पता चला कि एक फैमिली है, दंपत्ति, जिनके द्वारा अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक डिलीवरी हुई थी और बच्चा उनको ऐसा हुआ था। उसके आधार पर पुलिस ने जांच उपरांत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब किन परिस्थितियों में और क्यों वहाँ पर ऐसे छोड़ा गया था, इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन में सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जा रहा है। वहीं देहरादून के दूधली क्षेत्र में सोमवार को जंगल से एक युवक का शव मिलने के बाद अब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पहले जानवरों के हमले की बात सामने आ रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संदिग्ध लगने पर पुलिस ने अब मामले की जांच शुरू की है। मृतक की बहन ने देर रात थाना क्लेमेंट टाउन में तहरीर देकर पुलिस को अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है और अब पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। कल सूचना प्राप्त हुई थी कि दूधली के जंगल में जो है एक डेड बॉडी मिली है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि सर पे किसी चीज़ से वार किया गया, उससे चोट आने का अंदेशा था। पोस्टमार्टम के बाद भी चीज़ें क्लियर हो गई कि सर पे हेड इंजरी के कारण मृत्यु हुई है और इसमें कल अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है जो मृतक है उसकी बहन की तरफ से मुकदमा 302 में दर्ज कर लिया गया है। वहीं अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त किए जाने की मांग को लेकर सर्वदलीय संघर्ष समिति के लोग पिछले लंबे समय से धरने पर बैठे हैं। समिति के लोगों का कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण लागू किए जाने से गरीब तबके के लोगों को मकान बनाने में लाखों रुपए नक्शा पास करने में लग रहे हैं, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और जिससे उनके मतलब यहाँ तो पहाड़ों में वैसे भी निर्माण कार्य में बहुत ज़्यादा खर्च होता है और विकास प्राधिकरण का शुल्क इतना अधिक है कि मकान की लागत और ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो जिससे क्या है कि आम आदमी जो है वो मकान बनाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। तो सरकार ने इस ओर भी सोचना चाहिए कि मकान जो है वो निर्धारित मानक के अनुसार बने। ये तभी होगा जब ये सब अधिकार नगर पालिका को पूर्ववत दिए जाए। है कि प्राधिकरण खत्म करा जाए। ये जो प्राधिकरण जबरदस्ती का हमारे ऊपर थोपा गया है, ये गलत है। हमारे ऊपर ने मतलब ये हमारे हित की बात नहीं है, पूरी जनता की हित की बात है, पूरे उत्तराखंड के लोगों की बात है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। उत्तराखंड में युवाओं के हाथों में होगा राजनीतिक दलों का भविष्य। राज्य में युवा वोटर्स की संख्या में हुआ इजाफा। सियासी दलों के एजेंडे में युवा वोट बैंक पर टिकी सबकी नजर। आम बजट की तैयारी में जुटी धामी सरकार। जनता से लिए जा रहे सुझाव कुमाऊं मंडल में होगा कार्यक्रम। आम जनता के अनुरूप पेश किया जाएगा आम बजट। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में हुई इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर हुआ मंथन। भाजपा की प्रतिक्रिया, बीजेपी से मुकाबले के लिए विपक्षी हो रहे तैयार। और मसूरी में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान सामने आई पुलिस कर्मियों की लापरवाही। 2 दरोगा को किया सस्पेंड। आरोपी ने किया चौंकाने वाला खुलासा।